नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुलस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल हमने शिलालेखों वाला टॉपिक पूरा कर लिया था और अब आज फारसी शिलालेख, ताम्रपत्र लेख और सिक्के पटगे इस टॉपिक का इतिश्री करेंगे। तो फारसी शिलालेख क्या होते हैं? जैसे शिलालेख होते हैं ऐसे ही फारसी शिलालेख होते हैं। शिलालेखों की भाषा भी संस्कृत होती थी, लेकिन फारसी शिलालेखों की भाषा फारसी या उर्दू होगी। और भारत में पहले तो फारसी शिलालेख मिलते नहीं थे, लेकिन जब से मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई तब से फारसी शिलालेख मिलने स्थापित हुए, मतलब मिलने शुरू हुए। मुस्लिम शासक यहाँ आए, तोड़ फोड़ करके किसी को तोड़ा, किसी को उजाड़ा, किसी को जलाया और किसी को तोड़ के उस पर अपने नाम लिखवा दिए, किसी को तोड़ के क्या बना दिया, किसी को तोड़ कोई संस्कृत पाठशाला थी उसको मस्जिद बना दिया, कोई विद्यालय था उसको जला दिया, तहस नहस कर दिया माने तो मुस्लिम शासकों ने। तो राजस्थान में भी ऐसी कई जगह है जहाँ बहुत सारे फारसी शिलालेख मिलते हैं, लेकिन अपने को वही पढ़ने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। राजस्थान का सबसे पुराना फारसी शिलालेख है अढ़ाई दिन के झोपड़े का लेख। अढ़ाई दिन के झोपड़े का लेख, ये अढ़ाई दिन के झोपड़े का शिलालेख कहाँ से मिलता है? अजमेर से। ये 1200 ईस्वी का है। ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये मूलतः क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी। इसका निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने कराया था। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको अजमेर पर इस आक्रमण करके इसको तुड़वा दिया। तो ये मूलतः क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी, जिसका निर्माण किसने कराया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। और कुतुबुद्दीन ने इसे 1200 ईस्वी में तुड़वा दिया। ये अजमेर में है। इसमें क्या है? इसमें उन अलबुबर्क और उन व्यक्तियों का नाम मिलता है जिसने इसे संस्कृत पाठशाला से कन्वर्ट किया था अढ़ाई दिन के झोपड़े में। जैसे पहले संस्कृत पाठशाला थी, उसको तोड़ के इसने अढ़ाई दिन के झोपड़े यानी मस्जिद जैसे में डिवाइड मतलब कन्वर्ट कर दिया। तो इनमें उन व्यक्तियों का नाम है जिसने इसको तोड़ के अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया। उसमें एक अलबू बकर का नाम है। यह मूलतः संस्कृत पाठशाला से जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया। इसमें अलबू बकर और उन व्यक्तियों का नाम मिलता है जिन्होंने इसको तोड़ा। ठीक है, ये तो पूरा हो गया। इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान का सबसे पुराना फारसी शिलालेख है, ये लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है। यह राजस्थान का सबसे पुराना फारसी शिलालेख, फिर दाईबाई पीर का लेख 1325 चित्तौड़, जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में रतन सिंह पर आक्रमण किया तो उस खिलजी ने चित्तौड़ जीत लिया। चित्तौड़ जीतने के बाद उसे अपने पुत्र खिजरगा को सौंप दिया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। तो इसमें उस घटना का वर्णन है। इस लेख के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा। और ये इससे 1325 ईस्वी का है। ये इससे ये ज्ञात होता है। आमेर का लेख 1559 से 70 ईस्वी, जामा मस्जिद आमेर में लगा हुआ है। निर्माण हाजी तबाची वासी ने कराया। इस लेख से क्या होता है? इस लेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि जब मुगल कालीन अफसर, इस लेख से हमें जानकारी मिलती है कि इस समय यानी 16वीं शताब्दी में मुगल कालीन अफसर जो है ना वो आमेर में रहते थे। मुगल कालीन अफसर जो आमेर में रहते थे, जैसे आज भारत के दूतावास खोले हैं अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस में, ऐसे। तो मुगल कालीन अफसर आमेर में रहते थे। इस लेख से हमें प्रमाणित होता है कि आमेर में अकबर के अफसर रहते थे। इसका निर्माण हाजी तबाची बासी ने करवाया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। बरबद का लेख भरतपुर से मिला है 1613-14 में। ये इंपॉर्टेंट है।
इस लेख के अनुसार मरियम उस्मानी कौन है? अकबर की बेगम है। अकबर की बेगम, बेगम ऑफ अकबर, अकबर की बेगम, अकबर की बेगम, अकबर की बेगम ने भरतपुर में एक बाग और बावड़ी का निर्माण कराया। अकबर, इसकी बेगम है मरियम उस्मानी अकबर की, उसने भरतपुर में एक बाग और बावड़ी का निर्माण करवाया। फिर है पुष्कर के जागीरी में 1613, 14 और 15। इस लेख से हमें ये जागीर के, पुष्कर के जागीरी महल के लेख 1615 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेख से हमें ये ज्ञात होता है जब मेवाड़ पर अमर सिंह शासन कर रहा था तब जागीर ने उसे जीत लिया था और उसे संधि करने के लिए विवश कर दिया था। तो इसका उल्लेख है इसमें जागीर की अमर सिंह पर विजय का उल्लेख है। तो इस लेख से हमें अमर सिंह मेवाड़ शासक पर जागीर की विजय प्रमाणित होती है। जागीर ने पुष्कर में महलों का निर्माण कराया था। जागीर ने काम पुष्कर में महलों का निर्माण कराया था और किसके निर्देशन में कराया था? अनी राय सिंह दलन नाम का व्यक्ति है, उसके निर्देशन में ये महल बना है। शाहजहानी मस्जिद का लेख 1637 जब जागीर अमर सिंह को जीतने के लिए इसको खुर्रम शाहजहां को भेजा, तो इस विजय में खुर्रम का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी का इसमें वर्णन, खुर्रम जब मेवाड़ को जीतकर यहाँ आया अजमेर, तो उसने एक मस्जिद बनाने की प्रतिज्ञा ली कि मैं यहाँ पर एक मस्जिद बनाऊंगा। तो बादशाह बनने के बाद उसने यहाँ पर एक मस्जिद बनाई थी। जब खुर्रम मतलब शाहजहां ने अमर सिंह को जीत कर यहाँ आया, तो उसने मस्जिद बनाने की प्रतिज्ञा ली जिसे उसे बादशाह बनने के बाद बनाया। इम्पोर्टेंट है, एक दो और रहे, उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं ताम्रपत्र, फिर सिक्के और फिर कंप्लेंट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसे लिख लो। दो तीन चार ही बचे थे। शाहबाद का लेख, शाहबाद का है कोटा में 1679 ईस्वी कोटा। इस लेख से क्या है? 17वीं शताब्दी की कर व्यवस्था का जानकारी मिलती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा पूछ सकता है कि कौन से फारसी शिलालेख से 17वीं शताब्दी की कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। हजरत मीठे शाह दरगाह आपको पता है गागरों झालावाड़ में, यहाँ से एक लेख मिला है। कब का है? 694-95 ईस्वी का। इस दरगाह का निर्माण इरादत खान ने 5 बहलोली, ये है उस टाइम की मुद्रा है। हजरत मीठे शाह दरगाह इंपोर्टेंट है, कहाँ पर है? इसका भी पूछा है प्रश्न, सेट की परीक्षा गई है ना, उसमें या LDC वाला पेपर में इसका पूछा है प्रश्न। जामा मस्जिद भरतपुर में इसका निर्माण है ना भरतपुर के शासक बलवंत सिंह के काल में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदू राजा के काल में एक जामा मस्जिद का निर्माण हो रहा, मस्जिद का भरतपुर में है। ये 1845 में मारवाड़ी में आ रहा है। जामा मस्जिद मेड़ता में भी है, जिसका निर्माण मेड़ता के किसी ढोकर सिंह ने करवाया था। निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, लेकिन उसकी मरम्मत जीर्णोद्वार जो करवाया था किसने? ढोकर सिंह ने। कनाती मस्जिद कहाँ है? नागौर में। ये भी इम्पोर्टेंट है, पहली बार सुनी लग रही है। सैयद हुसैन शाह की दरगाह कहाँ है? तारागढ़ अजमेर में। इतने ही थे। फारसी शिलालेख ज़्यादा पूछे नहीं जाते, 1-2.5 दिन वाला ही पूछा जाता है और ज़्यादा तो दरगाहें पूछ लेती हैं। तो ये 2-3 दरगाहें जो है वो फेमस है। अब बढ़ेंगे हम ताम्रपत्र लेख, आप इसको लिख लो यार। अब बढ़ेंगे हम ताम्रपत्र लेख या दान। ताम्रपत्र को दान पत्र भी कहते हैं। क्या है ताम्रपत्र?
पूरी इसका क्रोनोलॉजी समझेंगे हम। ताम्रपत्र या दानपत्र, इससे लिखें, रेड से लिखें तो अच्छा रहेगा। ताम्रपत्र, ताम्रपत्र को दानपत्र भी कहते हैं, दानपत्र। इसमें क्या होता है, जब कोई राजा रानी अपने जागीरदारों, सामंतों, ब्राह्मणों को भूमि दान में देता था, तो उसको सनद के रूप में इसमें लिख कर देते थे। जैसे आज अपन किसी से प्लॉट खरीदते तो रजिस्ट्री करवाते हैं ना, उसी तरह ये। जैसे कि भाई किसी को एक्स को मान लो कि 1 बीघा जमीन दान में दी गई, तो इस एक्स का नाम, किसने दी, भूमि की पूरी जानकारी, कहाँ पर है, मतलब सभी जो अपन रजिस्ट्री में करवाते हैं ना, वो सभी इसमें ही आएगी। इसमें तत्काल वहाँ की स्थिति, वहाँ के राजा, जिस राजा रानी ने दी है, किस लिए दी है, तो वो आएगा। और सॉरी, तो इसमें परिभाषा तो क्या लिखा है, जब कोई राजा या रानी अपने सामंत जागीरदार को भूमि अनुदान के रूप में देता था, तो सनद के रूप में ताम्रपत्रों में उसका उल्लेख किया जाता है। भारत में जो सर्वप्रथम भूमि दान की जो प्रथा है वो सातवाहन शासकों ने चालू की थी। किसने? सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी लिख लेंगे। और ये जो भूमि है, दान दी गई भूमि हमेशा कर मुक्त होती है। दान दी गई भूमि, दान भूमि, ये कर मुक्त होती है। इससे कर मुक्त का मतलब इनसे कर नहीं लिया जाता, इनसे इस भूमि से राजा कर नहीं ले सकता कभी भी तो ले सकता, लेकिन ज्यादातर नहीं लेते थे। अकाल पड़ गया तो इनसे भी लेना पड़ता है, लेकिन कर जो दान देते थे वो ज्यादातर भूमि कर मुक्त होती थी। तो राजस्थान में कई ताम्रपत्र भी मिले, ताम्रपत्र भी, कोई कमी नहीं है, खूब मिले, लेकिन अपन को भी वही पढ़ने जो इम्पोर्टेंट है। 5 6 लगभग 7 8 ही है, फिर खत्म, फिर सीखे वाले टॉपिक। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या है, किसने इसको शुरू करवाया, क्या क्या है, वो जो भी मैंने बोला वही लिखूंगा, दूसरा कुछ नहीं लिखूंगा। ताम्रपत्र भाषा संस्कृत है। ताम्रपत्र या दानपत्रों की, ताम्रपत्र को दानपत्र की भाषा संस्कृत है। जब राजा या रानी सामंतों, जागीरदारों, जमींदारों सनद यानी रजी के रूप में उल्लेख ताम्रपत्रों में किया जाता था। भारत में सर्वप्रथम भूमिदान की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इसने सातवाहन शासकों ने। दानपत्र की शुरुआत, इसकी जो शुरुआत है वो राज परिवार के इष्ट देव, जैसे कोई मेवाड़ का शासक दे रहा है तो वो एकलिंग जी के नाम से शुरू होगा, जय एकलिंग जी महाराज, ऐसे मतलब शुरू होगा। तो दानपत्र की शुरुआत राज परिवार के एक इष्ट देव से होती थी। जैसे मैं भेंट कर रहा हूँ किसी, तो जो मेरा इष्ट देव है उसकी शुरुआत से आप भेंट कर रहे हो, तो आपके इष्ट देव की शुरुआत से, जैसे कोई भी शासक करेगा उसकी इष्ट देव की। तो अब धुलेव का ताम्रपत्र, धुलेव कहाँ है? उदयपुर में, 679 ईस्वी, उदयपुर। इसमें प्रयोग संवत को अश्वाभुज संवत्सर कहा गया है। इस लेख के अनुसार किष्किंधा यानी कल्याणपुर, किष्किंधा यानी कल्याणपुर, किष्किंधा यानी कल्याणपुर, बड़े बड़े लिखने, कमेंट आया था कि छोटे लिख लो, तो मैंने बड़े लिखने स्टार्ट कर दिए। इस धुलेव का ताम्रपत्र लेख 679 ईस्वी उदयपुर से प्राप्त हुआ है। इस लेख में जो संवत प्रयोग हुआ उसको अश्वाभुज संवत्सर कहा गया। इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा परीक्षा में पता नहीं, गिनते गिनते थक जाएंगे। अश्वाभुज संवत्सर कहा गया, ये रहा। इस लेख के अनुसार किष्किंधा के शासक भट्टी ने
किष्किंधा का कोई शासक था भट्टी, और वहाँ का इससे पूर्व, इससे पहले का शासक था बस्पदती। दिखने रोग का से दोबारा लिखते हैं बस्पदती की सेवार्थ और धर्मार्थ, मतलब सेवा के लिए और धर्म के लिए, भट्टीनाग ब्राह्मण को उग्र गांव दान में दिया। भट्टीनाग ब्राह्मण को उग्र गांव दान में दिया। मंथन देव का ताम्रपत्र, मंथन देव प्रतिहार शासक था। राजस्थान में प्रतिहारों की खूब सारी शाखा थी, उसमें से अलवर, राजौरगढ़ जो अलवर में, वहां पर भी प्रतिहार शासक थे, और वहां का एक शासक था मंथन देव, उसका है ये ताम्रपत्र लेख 959 ईस्वी। राजौरगढ़ का है अलवर में, ये पूछा हुआ था है पर्सन, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। मंथन देव प्रतिहार का है। इसकी भाषा भी संस्कृत है और उत्कीर्णकर्ता हरि है। कौन है उत्कीर्णकर्ता? हरि। अब हम पढ़ेंगे ब्रोच गुजर का ताम्रपत्र लेख 978 ईस्वी, जिसके अनुसार कनिंगम ने राजपूतों को युची या कुषाणों की संतान बताया। और फिर पढ़ेंगे धारावर्ष का, फिर चिकली का, फिर पुर का, और फिर महाराणा प्रताप की 3 पढ़ेंगे, ढोल, पीपलाद, और फिर राज सिंह का एक ताम्रपत्र पढ़ लेंगे, और फिर एक कुंभा का पढ़ेंगे, और फिर खत्म। टाटा बाय बाय। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ब्रोच गुर्जर का ताम्रपत्र 778 ईस्वी। इसमें इस पत्र के आधार पर इतिहासकार कनिंगम ने राजपूतों को युची जाति की संतान बताया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार जब अपन राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और कितनी बार क्वेश्चन आया, खूब बार। ब्रोच गुर्जर का ताम्रपत्र 978 ईस्वी। इसमें कनिंगम जो इतिहासकार है उसने राजपूतों को युची यानी कुषाणों की संतान बताया, और इसमें गुर्जरों का सप्त सिंधु प्रदेश से गंगा कावेरी जाने का उल्लेख है। इसमें धारावर्ष का 1180 ईस्वी। धारावर्ष आबू का परमार शासक है, परमार शासक आबू का। इसमें हल यानी भूमि का नाप, ग्रास यानी भूमि का एक प्रकार, और गोचर चरवाहा यानी चारागाह यानी चरवाहा, गोचर का उल्लेख है। धारावर्ष का लेख, इसमें हल यानी भूमि का एक नाप, गोचर यानी चारागाह, और ग्रास यानी भूमि का एक प्रकार शब्दों का उल्लेख है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, आगे आएगा, इसमें देखेंगे आप। चिखली का ताम्रपत्र 1483 ईस्वी। रावत गंगादास द्वारा जोशी को भूमिदान देने का उल्लेख है। चिखली का ताम्रपत्र में क्या है? रावत गंगादास द्वारा जोशी वेणी को भूमिदान देने का उल्लेख है। इस ताम्रपत्र में किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख बागों का उल्लेख है। इस ताम्रपत्र में किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख बागों का उल्लेख है। इसमें भूमि को क्षेत्रों और कटकों में विभाजित किया गया है। इसमें ब्राह्मणों, पटेलों और सुथारों द्वारा किए गए कृषि सुधारों का भी इसमें उल्लेख है। जालियागांव का ताम्रपत्र 1532 ईस्वी। जब जाराशंकर ने जालियागांव की लाछाबाई से विवाह किया तो उसे मांडलगढ़ दान में दे दिया। देखो आज जो विवाह नहीं हो रहे और इसको विवाह करने पर एक गांव दान में मिला है, बहुत संकट की घड़ी है इस टाइम। कई लोगों के सगाई भी नहीं हो रही है और इसको विवाह करने के ऊपर में एक गांव दान में दे दिया। कितने अच्छे लोग थे उस टाइम के। अभी के तो देख लो आप, लिंगानुपात सेक्स रेशियो देख लो इस समय क्या है। और उस समय मतलब जानाशंकर ने जब जालियागांव की लाछाबाई से विवाह किया तो पुण्य के लिए मांडलगढ़ दान में दे दिया, जो भीलवाड़ा में अभी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। देखो तो उनकी मतलब कितनी अच्छी सोच थी उस टाइम कि
जाना शंकर तो बहुत खुश हुआ, एक तो विवाह करवा दिया और ऊपर से गाँव और दे दिया, तो बोलो। अब पूर्व का ताम्रपत्र, मेहंदी गांव का, ढोल, चिकली और ओड़ा गांव, 3 ये महाराणा प्रताप के। एक खरोदा का ताम्रपत्र अपने कुंभाजी का, फिर कंप्लीट 3-4 नहीं। अब की बार लिखते था लेकिन यहाँ दिखता नहीं है नीचे, तो थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूँ, फिर दिखता नहीं भी और अंधेरा भी है, रात को बना रहा हूँ, तो लिख लो आप इसे। लिख लिया होगा। अरे वाह, क्या लग रहा है। बोर्ड को बोल रहा हूँ। पूर्व का ताम्रपत्र लेख 1435। क्या है पूर्व का ताम्रपत्र लेख? जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जब तो उससे लड़ते हुए महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती और बाघ सिंह लड़ता हुआ मारा गया और कर्णावती ने जोर कर लिया, तो इसमें जोर पड़ता का भी उल्लेख है। जोर करने से पहले कर्मावती ने करण तिवारी को भूमि दान दे दी, उसको तो न्याल कर दिया। मेहंदी गांव का दान पत्र 1544। इसमें क्या है? इसमें ब्रह्मदास को मेहंदी गांव दान में दे दिया है। और इसमें उल्लेख है, जब गिरिसुमेल का युद्ध जीतकर शेरशाह सूरी चित्तौड़ की ओर बढ़ा, तो उदय सिंह ने हाथ जोड़ दिए और कहा कि ये लो चाबियाँ, और मेरे को क्या करना है, मैं तो बैठा रहूँगा। जाजपुरा में ही उसको चाबियाँ पहुँचा दी, इसको शेरशाह को, और उसकी शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली, और शेरशाह ने उदयपुर चित्तौड़ में अपना एक प्रशासक नियुक्त कर दिया, तो उसका इसमें उल्लेख है। आप देख लेना, मैं पढ़ लेता हूँ। इसमें ब्रह्मदास को मेहंदी गांव दान में देने का उल्लेख है। इस लेख के अनुसार जब शेरशाह में मारवाड़ विजय कर, यानी गिरिसुमेल विजय कर चित्तौड़ की ओर बढ़ रहा था, तो मेवाड़ शासक उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां जहाजपुरा, कहाँ है, जहाजपुरा में ही भिजवा दी कि ये लो साहब चाबियां, आ जाओ, आने की कोई जरूरत नहीं है, हमने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है, क्यों पेट्रोल खर्च कर रहे हो, भाव कितना है। ढोल का ताम्रपत्र लेख, ढोल गांव है। ढोल गांव में जब महाराणा, ये का कब का है? 1574। जब महाराणा प्रताप ने ढोल गांव में अपनी सैनिक चौकी स्थापित की, तो उसका जो प्रबंधक था जोशी पूनो, उसको इस गांव में थोड़ी सी भूमि दे दी कि ये लोग दान के रूप में तो आपको भूमि दे देते हैं। पिपली गांव का दान पत्र 1576। राणा प्रताप ने आचार्य बालाजी को पिपली गांव में भूमि दान दे दी। और ओड़ा गांव दान पत्र, ये 3 ही महाराणा प्रताप के हैं, तो पूछ सकते हैं। अभी तक पूछे नहीं लेकिन पूछ सकते हैं, क्योंकि राणा प्रताप का क्रेज आप देख ही रहे हो। ओड़ा गांव का दान पत्र 1577। इसमें उदय सिंह को चित्तौड़ की गद्दी पर बिठाने वाले, जब उदय सिंह बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया और मेवाड़ में उत्पात मचा दिया, तो जब उदय सिंह को चित्तौड़ की गद्दी में बिठाने में वहाँ के सरदारों का अहम रोल था, तो उसमें से एक सरदार था रावत खान, कोठारिया का रावत खान, उसका इसमें उल्लेख है। इसमें उदय सिंह को चित्तौड़ की गद्दी पर बिठाने वाले सरदारों में से कोठारिया के रावत खान का उल्लेख है। और इसमें ये राणा प्रताप का है। राणा प्रताप का उदय सिंह, राणा प्रताप द्वारा राम भगवान काशी को ओड़ा गांव में दान दिया गया। खरोदा का ताम्रपत्र कुंभाजी का है 1437। तो इसमें ये है कि इसमें कुंभाकार राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक कोई जानकारी मिलती, तो इस लिखने की कोई जरूरत, लेकिन याद रखना खरोदा का बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज सिंह का ताम्रपत्र लेख 1678 ईस्वी। राज सिंह की जो रानी थी, बड़ी रानी पंवार,
द्वारा बेड़ा नागदा को भूमिदान देने को लेके, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आया हुआ है इसलिए। और बेंगू का ताम्रपत्र लेख महाराणा संग्राम सिंह सेकंड 1715। इसमें प्रहलाद नाम का कोई व्यक्ति है, प्रहलाद नाम का कोई व्यक्ति है, उसको एक रहट क्या होती है आपको पता है, ये पानी वाली जैसे घूमती रहती है, पानी आता है फिर उसमें से कुएं में से, मेरे हिसाब से तो वही रहट होगी, वो वही है। और भूमि पीवल माद एवं वाद, पीवल माद और वाद क्या है, ये भूमि के भूमि को जिस प्रणाली में बांटा है वो है, भूमि के प्रकार है, पीवल माद और वाद देने का उल्लेख है। इस लेख से मैं भूमि विभाजन प्रणाली, ये जो है पीवल माद और वाद, भूमि को किस भूमि को कितने प्रकार में बांटा, जैसे उर्वर भूमि को, और जो कभी से पढ़ाते हैं उसको ऐसे बांटते हैं ना, ऐसे इसमें भूमि प्रणाली का उल्लेख मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब लिख लो, अब बारी आती है सिक्कों की। तो मेरे पास भी सिक्का है नहीं है यार, सिक्का होना चाहिए, है नहीं, अभी बेरोजगार है तो कहाँ से होगा। इसको आप लिख लो, ये तो पूरे हो गए अपने अभिलेख पूरे हो गए, सिक्के होने बाकी है, और अभिलेख पूरे हो गए। ताम्रपत्र फारसी शिलालेख, सिक्कों का 5 मिनट का टॉपिक है, पूरे नहीं पढ़ने। राजस्थान में 19 रियासतें, कई ठिकाने, 3 ठिकाने, मेवाड़ के अंदर ठिकाने, मारवाड़ के अंदर ठिकाने, जयपुर के अंदर ठिकाने, पूरे नहीं पढ़ने। इंपॉर्टेंट मोबाइल निकाल जो इंपॉर्टेंट है, और जो परीक्षा में अब मैंने जितने भी वीडियो बनाए उनमें से मैंने पुराने जितने भी पेपर हुए हैं राजस्थान में, जब से देश आज़ाद हुआ और जब से परीक्षा होने लगी राजस्थान, 1 नवंबर 1956 के बाद राजस्थान में जब से परीक्षा होने लगी, तब से जो मुझे मिला उसके अनुसार ही मैंने पढ़ा है। सभी पुराने पेपरों को देखा है, उनमें से क्वेश्चन लिए, उनमें से इनमें ऐड किया है, फिर आपको पढ़ा है। ऐसा नहीं कि उठ के आगे और लिखवा दिया। तो इम्पोर्टेंट लिखवा रहा हूँ, ज़्यादा आपने को कोई कर्नल जेम्स स्टोर तो बनना नहीं है, तो इसको लिख लो आप। और अभी सिक्कों को पढ़ा देते हैं, फिर जनपद, और फिर सभ्यताएं, और फिर जनपद, फिर प्राचीन काल पूरा, फिर राजपूतों की उत्पत्ति करवाएंगे अपन। मैंने तो कितनी बार राजपूतों की उत्पत्ति करवा दी है, लेकिन अब पढ़ाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। सिक्कों के बारे में आगे हम, यार मैं तो सिक्का लाना भूल ही गया, 1 मिनट सिक्का लाता हूँ पहले मैं। सिक्के को इंग्लिश वाले कॉइन्स कहते हैं, अपन तो हिंदी वाले तो सिक्के ही कहेंगे। तो सिक्कों के अध्ययन को सबसे पहले तो सिक्का होता क्या है, देखो मेरे पास है, मेरे पास तो कम ही है, देखो ये मेरे पास दिख रहा होगा, 10 का सिक्का है, जो कई जगह चलता है, कई जगह चलता भी नहीं है, इसलिए इकट्ठा करके रखा है देखने के लिए। और एक मेरे पास 2 रुपये का, अरे यार ये भी गिर गया, और एक 1 रुपये का है। तो सिक्का होता क्या है, सबसे पहले ये है सिक्का, देख लो आप, आपके पास भी होगा सिक्कों के जो अध्ययन होता है, इकट्ठा कर लिया सिक्कों को और उसको पढ़ रहे हैं अपन सिक्कों को, तो उसके अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र। क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र। और मुद्रा शास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। और मुद्रा शास्त्र के जनक कौन है, जेम्स प्रिसेप। भारत में जो प्रारंभिक मुद्राएं मिली हैं वो मिली है हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, और वो मुद्रा कौन सी थी, हाथ मुद्रा है, और वो लेख रहित होती थी, उन पर कोई लिखा नहीं होता। जैसे ये 10 का सिक्का है, देखो आप 10 का सिक्का, इस पर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है, सिंबल मार्क किया हुआ है। जैसे ये मैं बनाता हूँ, ये सिक्का है, इसमें ऐसे ऊपर सिंबल मार्क किया है, रुपये दर्शाया गया, फिर इस पर 10 लिखा गया है, और इसका जो ये तो अग्रभाग यानी पृष्ठ में पृष्ठ, और फिर इसका बैक साइड, उस पर ऐसे सी दर्शाया गया है, ऐसे ऐसे, फिर उस पर यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया, फिर यहाँ पर भारत, यहाँ पर भारत लिखा हुआ है, और यहाँ पर 2016 लिखा हुआ है। तो ऐसे मतलब इसमें जो ये हाथ मुद्रा थी, इस पर कुछ लिखा नहीं, सिर्फ ये सिक्का, इसका आगे वाला और पीछे वाला सिर्फ लेख रही थी, इस पर कुछ लिखा नहीं होता। तो ये हाथ मुद्रा लेख रहित होते थे। भारत में सर्वप्रथम कर्नल कॉर्डवेल ने कोयम्बटूर से 1800 ईस्वी लिखा है,
कर्नल कोइम्बटूर ने भारत में कर्नल कोलब्रुक ने 1800 ईस्वी में कोयम्बटूर का तमिलनाडु से आहत मुद्रा प्राप्त की। तो इन आहत मुद्राओं को ये जो लेख रहे थे, अब इनको नाम दिया है पंचमार्क। पंचमार्क मतलब पंचमार्क। इस आहत मुद्रा को जो ये लेख रही 6वीं शताब्दी से पूर्व जो ये मुद्रा थी, इसको पंचमार्क किसने कहा है? जेम्स प्रीसेप ने। जैसे ये सिक्का है और इस कुछ नहीं लिखा और मैं आया और इसको बोला ये तो पंचमार्क सिक्का है। पंचमार्क ठप्पा मार के बनाए जाने, जैसे ऐसे ठप्पा मार कर बनाए जाने के कारण इसको पंचमार्क। मैं आया और बोला भाई मेरे को ये सिक्का मिला है और बोला मैंने ठप्पा मार के बनाया गया, इसलिए इसे मैं पंचमार्क बोलता हूँ। तो इधर में वासुदेव शरण अग्रवाल आया और नहीं यार इसे ये तो ना आज सिक्का है आज, लेकिन इसका दोनों का मीन्स एक ही है, अर्थ अलग अलग नहीं है, पंचमार्क और आज सिक्के। तो एक आया उसने पंचमार्क बोल दिया और एक इससे ज्यादा आया तो उसने इसको आहत बोल दिया। इसको संभाल के रखना, काम आएगा, पानी की बोतल आएगी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल और जेम्स प्रीसेप। फास्ट इससे बोल रहा हूँ कि वीडियो बड़ा हो जाएगा। राजपूताना की जितने भी रियासत थी उसमें जितने भी सिक्के चल रहे थे उन सबको अध्ययन किसने किया था? विलियम वेलफ्रेड वेब ने। द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। तो ये तत्कालीन राजपूताना के सिक्कों पर अध्ययन किया गया और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश काल में राजपूताना या राजस्थान में सर्वप्रथम टकसाल खोलने की अनुमति जयपुर राज्य ने प्राप्त की। कनिंघम, रेव और रेक्सर, इन तीनों को हम पढ़ते हैं तो इनके तीनों के ही ग्रंथों से हमें राजस्थान में सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 3 है, चौथा घुसेड़ देगा इसमें और पूछेगा कि किसके अध्ययन से हमें राजस्थान की राजपूताना के सिक्कों की जानकारी नहीं मिलती, इसलिए लिखा है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, 3 है इसलिए लिखा है, चौथा होता तो नहीं। इसमें से एक और घुसेड़ देगा, जैसे ओझा जी को डाल देंगे, तो ओझा जी के तो मिलते हैं, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट कोई और डालेंगे, गोपीनाथ शर्मा को डाल देंगे, किसी को भी डाल देंगे। 24 मई 1858 के बाद राजपूताना में जितने भी सिक्के थे उन पर मुगल शासक का नाम तो चलता ही था, साथ में महारानी विक्टोरिया का नाम और जोड़ दिया। तो कब 24 मई 1858 मुगल विक्टोरिया का नाम और जोड़ दिया। और 1871 में कार्लाइल ने नगर उनियारा टोक से 6000 मारने सिक्के जमा किए। अब मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, जो मारवाड़ में जोधपुर आ गया, और मेवाड़ की तीन वो और बीकानेर के सिक्कों के अध्ययन करते हैं, बूंदी, कोटा और धौलपुर का तमाचाशाही और पूरा टॉपिक। सिक्के पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट रियासतों को पढ़ेंगे, कोई ऐसी अलवार किसी को उठा के नहीं पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने मेवाड़ में एलची अकबर ने जब चित्तौड़ विजय की उसके बाद एलची सिक्का चलाया। मुगलिया, गदिया, चित्तौड़ी, स्वरूप से भिलाड़ी, सालमी और टिंगार ये सिक्के हैं, वो है इसके मेवाड़ के। और ये इंपॉर्टेंट है, एलची अकबर ने चित्तौड़ विजय के पश्चात चलाया और ये गदिया उन्होंने चलाया। मेवाड़ के अंदर 3 ठिकाने आते थे, एक तो आता था सलूम्बर, भिंडर और शाहपुरा के बदमशाही और माधोशाही, और सलूम्बर के शाहपुरा के 11 संदा और माधोशाही, और सलूम्बर के पदमशाही और भिंडर के भिंडरिया और नाथद्वारिया इसमें लिखना नाथद्वारिया भी आया था, परीक्षा में आया। नाथद्वारिया, भिंडारिया और पदमशाही ये परीक्षा में आए हुए इंपॉर्टेंट है। नाथद्वारिया, भिंडारिया और पदमशाही, और ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी आया, ये सब आए हुए। और प्रतापगढ़ के मुबारक शाही, लंदन 1236 और सालिम शाही, डूंगरपुर के उदय शाही, त्रिशिरिया, चित्तौड़ी, सालमी, बांसवाड़ा के आलम शाही और लक्ष्मण शाही ये इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण शाही ये इंपॉर्टेंट है। जोधपुर के विजय शाही, गज शाही, भीम शाही और ललुलिया इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सोजत की टकसाल से जारी होता था। टकसाल क्या होती है? सिक्के डालने वाली जगह, टकसाल से।
अब क्या हुआ, जब 1857 की क्रांति के बाद जब तखत सिंह और जसवंत सिंह सेकंड शासक बने, तो उनके सिक्कों पर श्री माताजी और श्री महादेव के नाम अंकित मिलते थे। तो 1857 क्रांति के बाद तखत सिंह और जसवंत सिंह के सिक्कों पर श्री माताजी एवं श्री महादेव नाम अंकित थे। बीकानेर में आलमशाही और गजशाही, बीकानेर के सिक्कों पर आलमशाही और गजशाही। बीकानेर में सर्वप्रथम सिक्के खोलने की अनुमति किसने दी थी? गजशाही ने। बीकानेर के शासकों में क्या हुआ, सिक्कों में पता नहीं क्या हुआ कि 1893 में अंग्रेजों जो ब्रिटिश भारत के अंग्रेज थे उनसे एक समझौता करना पड़ा बीकानेर रियासत को, और वहाँ के जो सिक्के थे उनको बदलकर बीकानेर रियासत में चलाए गए। और उन सिक्कों पर क्या हुआ, उन सिक्कों पर महारानी विक्टोरिया का चित्र, जैसे मान लो ये सिक्का बीकानेर का है, ये मान लो महारानी बीकानेर का सिक्का है, ठीक है। तो यहाँ पर विक्टोरिया का चित्र, और यहाँ पर अभी यहाँ पर तो नहीं बिठा, नहीं, ये तो भारत का है। यहाँ पर विक्टोरिया का चित्र और यहाँ पर विक्टोरिया इम्प्रेस ऐसे लिखा हुआ था। और यहाँ पर महाराज बहादुर गंगा सिंह लिखा हुआ था। तो ये आया हुआ 1857 की मतलब बीकानेर के सिक्कों पर एक और महारानी विक्टोरिया का चित्र एवं विक्टोरिया इम्प्रेस तथा दूसरी ओर महाराजा गंगा सिंह बहादुर लिखा हुआ था। जैसे यहाँ पर महारानी विक्टोरिया का चित्र और ऐसे राउंड शेप में विक्टोरिया इम्प्रेस लिखा हुआ था। और इसको जब इसी सिक्के के दूसरे पहलू को दिखते थे तो यहाँ पर महाराज बहादुर गंगा सिंह लिखा हुआ आता था। ये इम्पोर्टेंट है। बीकानेर जयपुर में झाड़शाही क्यों कहते हैं? क्योंकि जयपुर का जो सिक्का है, मान लो ये कहाँ है, ये तो अपना ही है। देखो इस पे 1 रुपये वाला जो सिक्का है ये 2003 का, इसमें 1 रुपये लिखा हुआ। इसमें गेहूं की बालियाँ दर्शाई गई। तो इसे गेहूंशाही भी, अब गेहूंशाही तो कह नहीं सकते। तो झाड़ की 6 डालियाँ हैं, झाड़ की 6 पत्तियां हैं, तो इसे झाड़शाही कहते हैं। और हाली, मोहम्मदशाही और गठिया सिक्के होते थे 10वीं 11वीं शताब्दी के वो सिक्के जिन पर गद्दा के समान आकृति होती थी, उन्हें गठिया सिक्के कहते हैं। गठिया सिक्के के मेवाड़ में भी है, जयपुर में गद्दे के समान आकृति, जैसे ये इस सिक्के पर गद्दे के समान आकृति होती थी, तो उसको गठिया सिक्का कहते थे। जैसलमेर में अक्केशाही, डोडिया और तमाशाशाही। डोडिया है वो तांबा का सिक्का है, और मोहम्मदशाही, अक्केशाही, मोहम्मदशाही और डोडिया। कुचामन अभी जिला बन गया है। 31 संदा, धौलपुर तमचाशाही, क्योंकि तमचे का चित्र होता था इस पे, और बूंदी पुराना रुपया, कटारशाही, चेहरेशाही, कोटा मदनशाही, हाली और गुमानशाही। इतने याद कर लो, बहुत है, इनफ है ये तो, इनफ, ठीक है, याद करने वाला। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। वीडियो बहुत बड़ा हो गया आज, तो अपलोड करने में भी समस्या आएगी।